बहुत लोगों को मालूम नहीं, चूंकि ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते, ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है। तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे? 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे? 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं, ये बार बार यही बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल, अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ? वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आपको और एक यही बात करूंगा कि इसके बाद 1950 में भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया, तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों अंगूठे छाप लोग हैं। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको तो मालूम है, फिर मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चर्चिल ने यहां तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा, ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने, और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते जाओ। सर, तब वर्ल्ड वार 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाया, डेमोक्रेसी को टिकाया। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी
हमें जो आजादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से। और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने हैं, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूं कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता सर ये कब तक चली सर? ये परंपरा कब तक चली? नहीं, देखिए, जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो। नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे। आओ, मेरे पास भी सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए। जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके देश के बुनियाद डाल के, बड़े बड़े कारखाने बना के, पब्लिक सेक्टर बना के, नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए, बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़ापन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक
बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते। वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा।